तो आज की क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। पिछली क्लास में हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात छोटी आंत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कि हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत। हिंदी में इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी में इसे छोटी आंत कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पर वसा का पाचन होता है और भोजन का पूर्ण पाचन होता है। दो चीज याद रखिएगा, वसा का पाचन और भोजन का पूर्ण पाचन। वसा का पाचन और साथ में भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर होता है। एवं भोजन का पूर्ण पाचन। भोजन का पूर्ण पाचन। इसे आप याद रखिएगा, अर्थात यहाँ पर वसा का पाचन होता है और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। चलिए, तो इसे जिस प्रकार से हम लोग स्टोमक में, माउथ में भोजन का पाचन पढ़े, उसी प्रकार से हम लोग छोटी आंत में भोजन के पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छोटी आंत, जिसमें कि वसा का पाचन एवं भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, चलिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, लंबाई जो होती है वह 7.5 मीटर और चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई मीटर में 7.5 और ये जो है चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन को चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, याद रखिएगा। छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चाइल। चाइल, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। CHYLE, चाइल। छोटी आंत में जो भोजन पचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छोटी आंत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें मुख्य रूप से वसा का पाचन होता है एवं भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, माउथ में, स्टोमक में, छोटी आंत में तो या बड़ी आंत में, तो आप बताएंगे भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से वसा का पाचन होता है। छोटी आंत की जो लंबाई है 7.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत में जो भोजन डाइजेस्ट होता है, पचता है, उसे हम लोग चाइल कहते हैं। CHYLE, चाइल कहते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसे अंतिम पाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पाचन भी कहते हैं।
अंतिम पाचन, अर्थात छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है और साथ में यहाँ से अवशोषण भी शुरू हो जाता है, और यहाँ से अवशोषण भी शुरू हो जाता है। अवशोषण के बारे में भी हम लोग आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। अवशोषण अर्थात यहाँ पर अंतिम पाचन और साथ में अवशोषण, भोजन का अवशोषण। तो अंतिम पाचन भी कहते हैं और यहाँ पर अवशोषण भी शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बेसिक नॉलेज छोटी आंत के बारे में लिया। अब आगे हम लोग और विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो छोटी आंत, सबसे पहले हम उसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो स्टोमक का पार्ट्स है, पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ लिए। और यहाँ से जो ये स्टोमक समाप्त होता है, इस पार्ट से इस स्थान के बाद से ये पूरे इस तरह से जो सी आकार का देख रहे हैं और पूरे ये पूरा पार्ट्स, यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत है। इसमें देखिए, इसमें सहायता में कौन कौन काम करेगा? लीवर, पैनक्रियाज और ये आप देख रहे हैं गॉल ब्लेंडर, पित्ताशय, पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो हम लोग छोटी आंत अर्थात स्टोमक के बाद जो आप यहाँ पर रेड कलर देख रहे हैं, यह ऊपर तो स्टोमक का पार्ट है, पेट का पार्ट है, इसे आमाशय कहे थे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो सी आकार यहाँ से स्टार्ट जो हुआ है और ये पूरे नीचे पीले कलर का जो भाग देख रहे हैं, पूरे छोटी आंत का पार्ट्स है। और जो सी आकार का पार्ट्स है, ये छोटी आंत का पहला पार्ट्स है, जिसे हम ड्यूडेनम और हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। हिंदी में क्या? ग्रहणी कहते हैं। आप पिछली क्लास में से देखे होंगे। ठीक है, और छोटी आंत का 3 पार्ट्स हैं, ये भी आप जाने हैं, ड्यूडेनम, जजनम, इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं और जजनम को जजनम बोलते हैं, इलियम को इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत का 3 पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम तीनों पार्ट्स का नाम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जानेंगे कि छोटी आंत में भोजन किस प्रकार से डाइजेस्ट अर्थात पाचन होता है इसका। चलिए, तो यहाँ हमने देखा कि छोटी आंत में अंतिम पाचन और अवशोषण होता है। यहाँ पर भोजन को क्या कहते हैं? चाइल। जिस प्रकार से माउथ में हम लोग बोलस कहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के जूसेस स्रावित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस। BILE, बाइल जूस। पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तारपूर्वक जानेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं पीत रस। क्या कहते हैं? पीत रस। इसका स्राव लीवर से होता है। आप ध्यान से पढ़ते जाइए, कुछ सारी बात को बताया जाएगा। पीत रस। दूसरा जो है पैनक्रियाज जूस। सेकेंड जो है CRES, पैनक्रियाज जूस। CE, पैनक्रियाज जूस।
हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय रस बोलते हैं। अग्नाशय रस, इसे हिंदी में हम लोग अग्नाशय रस कहते हैं। पहला बाइल जूस, पीतरस, दूसरा पैनक्रियाज जूस, अग्नाशय रस, और तीसरा जो होता है इंटेस्टाइन जूस। तीसरा जो होता है उसे हम लोग इंटेस्टाइन जूस अर्थात आंत रस कहते हैं। INTESTIN जूस, JUICE। थर्ड को हमने कहा चलिए इसको एडजस्टमेंट तो होना चाहिए। इंटेस्टाइन जूस, इसे हिंदी में कहते हैं आंत रस। क्या कहते हैं, आंत रस। क्या कहते हैं, आंत रस। तो 3 प्रकार के जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्रावित होता है, तीनों छोटी आंत में प्रवेश करता है। बाइल जूस भी, आंत रस भी और अग्नाशय रस भी। तीनों कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां से जूसेस अर्थात जो उसके एंजाइम्स हैं वह आते हैं, पाचन रस जाते हैं। बाइल जूस, पैनक्रियाज जूस, इंटेस्टाइन जूस, पीतरस, अग्नाशय रस, आंत रस, तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। यस या में डबल एल, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अर्थात छोटी आंत में आते हैं। INTESTIN, ये तीनों जो है वह छोटी आंत के अंदर स्रावित होते हैं। इसलिए यहाँ पर पूर्ण पाचन होता है, इसके बारे में आगे भी हम जानेंगे। इसलिए इसे हम अंतिम पाचन भी कहते हैं और यहाँ पर पूर्ण पाचन भी होता है। ठीक है, पर हम लिख चुके हैं यहाँ पर अंतिम पाचन। ये देखिए अंतिम पाचन, अवशोषण, छोटी आंत के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर छोटी आंत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि 3 प्रकार के ग्रंथियों से पाचक एंजाइम निकलते हैं और तीनों छोटी आंत में आते हैं। कहाँ आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में छोटी आंत कहते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो बारी बारी से हम सभी का अध्ययन करेंगे। बाइल जूस के बारे में जानेंगे, पीतरस के बारे में जानेंगे, पैनक्रियाज जूस के बारे में जानेंगे, इंटेस्टाइन जूस के बारे में जानेंगे, यानी आंत रस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें बाइल जूस है। बाइल जूस जिसका कि स्राव कहाँ से होता है, लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से होता है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं लीवर, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। ये जो है ये लीवर है। लीवर के अंदर से पाचक एंजाइम निकलते हैं और इस हरे कलर का जो थैली देख रहे हैं इसमें आके जमा होते हैं, जिसे हम
बाइल जूस के नाम से अर्थात पित्त रस के नाम से जानते हैं। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वह कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ये आप बात रखिए, कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और वह पित्त अर्थात पित्ताशय जिसे कि हम गॉल ब्लेंडर कहते हैं उसमें जमा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पित्त रस बाइल जूस नाम पड़ा। तो हम लोग बाइल जूस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, बाइल जूस के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग बाइल जूस के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले बाइल जूस पित्त रस, BILE बाइल जूस। जिसे कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसे पीत रस बोलते हैं। क्या कहते हैं? पीत रस, जिसका कि स्राव कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? ये लीवर से निकलता है। पीत रस, इसे हिंदी में पीत रस कहा जाता है और इसका स्राव लीवर से होता है। इसका नाम दिया गया है पीत रस। ठीक है, तो इसका जो स्राव होता है कहाँ से होता है? लीवर से होता है। इसे लिख लेते हैं। और आगे हम लोग लीवर के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। लीवर द्वारा स्रावित होता है। स्रावित, इसका जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? लीवर के द्वारा होता है। किसका? बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है? लीवर के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बाइल जूस पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो लीवर द्वारा होता है। ठीक है, और पर डे 700 से 1000 ml स्रावित होता है। पर डे कितना? 700 से 1000 ml पर डे स्रावित होता है। याद रखना है। और क्या याद रखना है? इसमें 85% जल होता है। 85% जल होता है और 12% पीतवर्णक होता है। मात्र 12% ही पीतवर्णक होता है। पीत यानी वाइल, पिगमेंट, वर्णक को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। वर्णक, पिगमेंट, पिगमेंट। अर्थात 85% इसमें जल और मात्र 12% इसमें वाइल पिगमेंट होता है, पीतवर्णक होता है। तो हम लोग आज बाइल जूस पित्त रस के बारे में देखें। तो लीवर द्वारा स्रावित होता है, 700 से 1000 ml पर डे निकलता है और यह है इसमें 85% जल और 12% पीतवर्णक यानी पिगमेंट होता है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इस लीवर से जो स्रावित होता है बाइल जूस, इसका कार्य क्या क्या है इसे भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो कार्य है वह है भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, पीत जो है यह हरे रंग का क्षारीय, पीले हरे रंग का, क्या होता है? पीले हरे रंग का
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य क्या है? पीले हरे रंग का। अगर पूछा जाएगा कि पित्त का जो कलर है वह कैसा होता है, तो हम बोलेंगे पीले हरे रंग का, और यह क्षारीय द्रव्य होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, पीले हरे रंग का होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पाचक एंजाइम नहीं होता है। पाचक एंजाइम नहीं होता है, यह आप भी ध्यान रखिएगा। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो इसका जो कलर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यह क्षारीय हरे पीले हरे रंग का होता है, ये क्षारीय होता है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो आखिरकार यह करता क्या है? जो इसमें पाचक एंजाइम नहीं है तो इसका कार्य क्या क्या है ये जानते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यह हरे पीले रंग का तो होता है और क्षारीय होता है और साथ में यह पाचक एंजाइम नहीं है, यानी भोजन को पचाने में क्रिया नहीं करता है। तो जानते हैं ये किसका कार्य क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया भोजन में आए जीवाणुओं का मारने का काम करता है। क्या करना है? जीवाणुओं को मारना। भोजन में आए जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? ये वाइल जूस करता है, जिसका स्रावित कहाँ से होता है? लीवर से होता है। जीवाणुओं को मारना, वाइल जूस का कार्य क्या है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है, अर्थात भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारता है। आप इसमें लिखेंगे भोजन में आए जीवाणुओं को मारता है, अर्थात जीवाणुओं को मारना इसका कार्य है। ठीक है। और आप जानते हैं कि स्टोमक के बाद छोटी आंत में भोजन पाइलोरिक छिद्र के द्वारा आया था, वहाँ पर HCl का स्रावित हुआ था स्टोमक के अंदर, इसलिए वहाँ भोजन अम्लीय हो गया था। और ये जो बाइल जूस है अभी आपने ऊपर देखा, यह जो हरे पीले रंग का होता है यह क्षारीय है। तो जब क्षार अम्ल के साथ मिलेगा तो अम्ल का गुण क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और क्या देखिएगा कि अम्लीय काइम को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? अम्लीय काइम को क्षारीय बनाता है। अम्लीय काइम को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। ठीक है। अम्लीय काइम को क्या करता है? क्षारीय बनाता है, क्योंकि स्टोमक के अंदर HCl के स्रावित होने के कारण भोजन अम्लीय हो गया था। तो जो वाइल जूस है वो अम्लीय काइम, यहाँ पर काइम लिखा हुआ है, तो काइम आप जानते हैं जिस प्रकार से माउथ के अंदर भोजन को हम लोग बोलस कहे थे, स्टोमक के अंदर काइम कहते हैं, और ऊपर आप पढ़ चुके हैं छोटी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसे चाइल कहते हैं। ये तीनों बात आप याद रखिएगा, माउथ के अंदर बोलस, स्टोमक के अंदर काइम और छोटी आंत के अंदर चाइल। इसे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाएगा। और पिछली वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पूरे वीडियो को देखिए, ये सब सारी बातों को बताया जा चुका है। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो को देखने के बाद ही इसे देखें तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अम्लीय काइम, अर्थात स्टोमक के अंदर जो अम्लीय भोजन था उसे क्या करता है? क्षारीय बना देता है। कौन?
वाइल जूस। ठीक है, चलिए हम लोग ये बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका स्राव कहाँ से, लीवर से होता है। चलिए और देखते हैं इसका कार्य क्या है। वसा का विखंडन, अर्थात वसा को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? वसा का विखंडन, वसा का विखंडन। वसा का विखंडन करने का कार्य किसका है? वाइल जूस का है। आप लिख सकते हैं वसा का विखंडन करता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई व के अवशोषण में सहायता करता है। वाइल जूस जो है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई व के अवशोषण में सहायता भी करता है। ठीक है, और इसका एक और कार्य, जब पीतवाहिनी अर्थात पित्ताशय, तो थोड़ा सा फिर आप देख लीजिए, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए जो फिर आप देख रहे हैं, थोड़ा पहले आप इसे फिगर को देख लीजिए तो और बेहतर समझ में आएगा। ये आप जो देख रहे हैं, थोड़ा जूम इसे कर देते हैं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम, ग्रहणी का पार्ट्स है। इसके अंदर अग्नाशय है। ये आपका लीवर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका पित्ताशय है। तो लीवर से निकलने वाले जूस, लीवर से निकलने वाले जूस इस हरे कलर के पित्ताशय गॉल ब्लैंडर में जमा होते हैं, जिसे बाइल जूस कहते हैं। और यह डक्ट, नली के द्वारा यह ड्यूडेनम में खुलता है। ठीक है, और आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। अब इस फिगर को देखिए, यह हुआ आपका गॉल ब्लैंडर, अर्थात इसमें लीवर से स्रावित होने वाले वाइल जूस एकत्रित होते हैं और डक्ट, नली के द्वारा यह ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जिसे कि हिंदी में ग्रहणी, छोटी आंत का पहला पार्ट से ड्यूडेनम ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, तो अगर इसके जो नली है, डक्ट्स है, हरे कलर का जो देख रहे हैं, हरे कलर का जो देख रहे हैं डक्ट्स है, नली है, उसमें यदि अवरोध पैदा हो जाए, क्या हो जाए? अवरोध पैदा हो जाए, मतलब रुकावट पैदा हो जाए, तब क्या होता है? यानी पित्तवाहिनी उसी को बोलते हैं, जो नली है, अवरोध हो जाने पर यकृत जो है, लीवर ब्लड यानी रुधिर से एक बिलरुबिन, क्या है? बिलरुबिन लेना बंद कर देता है। क्या करता है? अगर पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाए, रुकावट हो जाए, तो लीवर जो है ब्लड से, यानी खून से, रुधिर से, ब्लड, खून, रुधिर एक ही बात है, ठीक है, से बिलरुबिन, याद रखना है आपको, बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है। तो ब्लड से जब बिलरुबिन लेना बंद कर देगा तो क्या होगा? बिलीरुबिन, अगर पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाएगा तो यकृत जो है ब्लड से बिलरुबिन लेना बंद कर देगा। तो बिलरुबिन जब लेना बंद कर देगा तो अब शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण पीलिया अर्थात जॉन्डिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अर्थात शरीर से हम कह सकते हैं कि शरीर में बिलरुबिन अधिकता के कारण,
पिलिया, जिसे कि टॉन्डिस कहते हैं, हो जाता है। पिलिया, जिसे कि जॉन्डिस बोलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, लास्ट में सी ई है। DICE, ठीक है। तो बिलरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया अर्थात जॉन्डिस हो सकता है, हो जाता है। चलिए, तो इसमें एक और नोट पॉइंट में याद रखिएगा, नोट पॉइंट में क्या याद रखिएगा कि पक्षियों, बहुत से जंतु हैं जिसमें कि जो ये पित्ताशय जो होता है वह नहीं पाया जाता है। जैसे कि कौन कौन है, तो उसमें आएगा पक्षियों, आप नोट कर लीजिएगा। पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली, ये सब में क्या होता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता है। क्या होता है, पित्ताशय नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट लीवर से स्रावित जूस हो जाता है, उसमें एक थैली नहीं होता है। और क्या है, व्हेल मछली, व्हेल मछली और घोड़ा, ये जो जंतु हैं इसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। घोड़े, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। क्या क्या, पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली, व्हेल मछली, व्हेल मछली में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा बाइल जूस पितरस, जिसका स्रावित कहाँ होता है, लीवर से होता है। पर डे कितना होता है, 700 से 1000 ml होता है। इसमें 85% जल, 12% पित्तवर्धक पिगमेंट होता है। इसका जो कलर होता है पीले हरे रंग का, क्षारीय होता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है। जीवाणु को मारने का काम करता है और अम्लीय कायम को क्षारीय बनाता है। वसा का विखंडन करता है और वसा ये ADE व K, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, का अवशोषण में सहायता करता है। और क्या है कि जब पित्तवाहिनी में अवरोधन हो जाता है तो ब्लड से यानी रुधिर से, खून से लीवर जो है बिलरुबिन लेना बंद कर देता है, जिसके कारण बिलरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर का कलर पीला हो जाता है। तो हम कहते हैं बिलरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया अर्थात जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। और इसे आप याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट में, पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली, घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो वाइल जूस है इसका स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से होता है। तो थोड़ा सा हम लोग लीवर के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर का, वो लीवर का पार्ट्स है। ये जो है ये लीवर है, इसी से स्रावित होता है और इस हरे कलर की थैली गॉल ब्लैंडर पित्ताशय में बाइल जूस जमा होता है, जिसे कि हम बाइल जूस कहते हैं। तो पहले हम इस बड़े आकृति लीवर के बारे में जान लेते हैं। चलिए,
लीवर। जिसे कि हिंदी में यकृत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले छोटी सी बात, इसका जो वज़न होता है कितना होता है? 1.5 kg से लेकर के 1.5 kg से 2 kg तक होता है। कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg तक। ठीक है, लीवर का जो वजन होता है 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन आएगा? तो लीवर आएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरा सबसे बड़ा अंग इसे भी कह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंग। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन अंग में यह दूसरा सबसे बड़ा अंग होगा। तो पहला कौन सा होगा, ये भी आप जान लीजिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे लीवर। लीवर का जो वज़न होता है वह 1.5 kg से 2 kg तक होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो ग्रंथि वह है लीवर। और अंग में दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो पहला कौन है? तो पहला जो है वह त्वचा है। क्या है? त्वचा है। इसे भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 3 बातें को लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। तो और दूसरा सबसे बड़ा अंग जो है वह है लीवर ही है। लेकिन पहला जो है सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। स्किन जो होता है सबसे बड़ा होता है। लेकिन उसके बाद जो बड़ा अंग है वह कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन्स है? वह है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब जिससे कुछ स्रावित होता है वह सबसे बड़ी लीवर है। ठीक है, और इसमें एक और बात याद रखना है, यह पुनः बन सकता है। यह क्या होता है? पुनः बन सकता है। पुनः बन सकता है। यह पुनः बन सकता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन्स है, एक ऐसा अंग है जो पुनः अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो पुनः बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लीवर दो प्रोटीन बनाते हैं। लीवर 2 प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। लीवर जो है 2 प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं हिपैरिन। आप सभी बातों को नोट्स से करते जाइएगा। हिपैरिन। PARIN। इसे हिंदी में भी यही कहते हैं, हिपैरिन। हिपैरिन ही कहा जाता है हिंदी में से। हिपैरिन। लीवर 2 प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। पहला जो प्रोटीन है
उसे हिपैरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैरिन। दो प्रकार के प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है कौन? लीवर। पहला आपने क्या देखा? हिपैरिन। दूसरा जो है वह है फाइब्रिनोजेन। फ्रिनोजेन। इसे हिंदी में भी फाइब्रिनोजेन ही कहते हैं। तो हमने क्या देखा? लीवर दो प्रकार के प्रोटीन निकालते हैं। कौन कौन? एक है हिपैरिन और एक है फाइब्रिनोजेन। तो जो हिपैरिन है वह रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर, ये याद रखिए। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। कहाँ? तो शरीर के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप याद रखिए, आपको बाद में ये बहुत काम देगा। शरीर के अंदर ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाता है। अर्थात जो हिपैरिन है, हिपैरिन एक प्रोटीन है जिसका स्राव लीवर से होता है। यह रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। ठीक है। और ये भी जो है दूसरा जो है क्या है? फाइब्रिनोजेन। ये भी रक्त का थक्का जमाता है। ये रक्त का थक्का क्या करता है? जमाता है। ये जो है रक्त का थक्का जमाता है शरीर के बाहर। रक्त का थक्का जमाता है। कहाँ? शरीर के बाहर। शरीर के बाहर। ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं लीवर से।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो लीवर है, लीवर दो प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। पहला जो है वह है हिपैरिन, दूसरा जो है वह फाइब्रिनोजेन है। तो जो हिपैरिन है वह रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। अगर कहीं पर चोट लग गई शरीर के अंदर तो अगर रक्त का थक्का जम जाएगा उसमें, तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसके कारण वो अंग काम करना बंद कर देगा। तो इसका काम क्या है कि रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर, ठीक है। और ये जो पार्ट्स देख रहे हैं फाइब्रिनोजेन, ये जो है यह रक्त का थक्का जमाता है शरीर के बाहर। ये शरीर के अंदर हो गया, ये शरीर के बाहर हो गया। तो शरीर के बाहर जब कहीं पर कट जाता है कोई भी अंश, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लड जम जाता है, नहीं ब्लड का थक्का जम जाता है। तो वह कौन करता है, फाइब्रिनोजेन करता है। तो ये दो याद रखिएगा कि लीवर से जो दो प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। पहला जो है हिपैरिन, रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर, और फाइब्रिनोजेन जो है रक्त का थक्का जमाता है शरीर के बाहर। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। और इसका कार्य क्या है कि अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे एकीकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया जो है एक विषैला पदार्थ है जो कि यकृत जो है उसे क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, यकृत जो है, लीवर जो है क्या करता है, इसे यूरिया में चेंज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, इसे लीवर क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और क्या कार्य, शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखता है लीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, इसे भी आप नोट्स कर लीजिएगा। शरीर में ये क्या करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखता है। ये भी रोचक बात है। लीवर का जो कार्य है, शरीर के अंदर वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाने का एक अच्छा कार्य है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है कि जब शरीर के अंदर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और यदि शरीर में वसा की कमी होती है तो वह कार्बोहाइड्रेट से वसा बना लेता है। इसलिए यह रोचक बात लीवर का है। कार्बोहाइड्रेट वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। कौन, लीवर, ठीक है ना। अर्थात ये क्या करता है कि जब शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाए उसे वसा में चेंज कर देता है। अर्थात यदि वसा की शरीर में कमी हो तो वह कार्बोहाइड्रेट से वसा बना लेता है। इसलिए कहते हैं लीवर का जो कार्य है वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखना। चलिए और इसमें क्या है, जो मृत आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसल्स, ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पोसल्स जो है को नष्ट करता है। मृत आरबीसी को नष्ट करता है। ये लीवर का कार्य हुआ, नष्ट करता है।
चलिए, और एक इसमें और रोचक बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति का मृत्यु, या कोई व्यक्ति पॉइजन अथवा जहर खा के अगर मृत्यु उसकी होती है, तो लीवर की सहायता से इसका पता लगाया जाता है कि इसकी मृत्यु पॉइजन से हुई है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यह लीवर का कार्य हुआ। तो क्या क्या देखें हम लोग लीवर के बारे में। तो लीवर जो है, इसकी जो वजन होती है वह 1.5 kg से लेकर 2 kg तक होता है। यह पुनः बन सकता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, दूसरा सबसे बड़ा अंग है लीवर, और पहला अंग है त्वचा। लीवर 2 प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, पहला हिपैरिन और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। हिपैरिन जो है रक्त का थक्का जमने नहीं देता है शरीर के अंदर, और फाइब्रिनोजेन जो है रक्त का थक्का जमाता है शरीर के बाहर। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे लीवर क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। कौन? लीवर। यह क्या करता है, जब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक या वसा की मात्रा शरीर में कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट से वसा बना लेता है, मृत आरबीसी को नष्ट करता है, और इस पॉइजन से मृत व्यक्ति की पहचान करने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, चलिए यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए बाइल जूस, पित्तरस। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, लीवर से होता है, और इसके बारे में हम लोग दोनों तरह की बात समझ लीजिए। बाइल जूस का कार्य क्या है और लीवर का कार्य क्या है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अग्नाशय के बारे में जानना, पैनक्रियाज जूस। चलिए, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। अग्नाशय रस, पैनक्रियाज जूस। आप वीडियो को शुरू से देखते आइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने विस्तार पूर्वक शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाए हुए हैं, उसे आप शुरू से देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। यह मेरा पार्ट 4 वीडियो है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखें, आपको अच्छे ढंग से इसके बारे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ इतने बताने के बाद भी कुछ पॉइंट अगर छूट गए हैं तो उस ऑब्जेक्टिव में भी उस पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक डील करेंगे। पैनक्रियाज जूस, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, ये सब कहाँ से साबित होता है, ये जो है छोटी आंत के अंदर आता है। तो उसे भी फिर हम लोग फिगर थोड़ा देख लेते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं लीवर का, ये स्टोमक का, और स्टोमक समाप्त होने के बाद, स्टोमक समाप्त यहाँ से हुआ है ये, इसके बाद जो सी आकार का देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गया है छोटी आंत का पार्ट्स। छोटी आंत का पहला पार्ट्स डुडनम। डुडनम के अंदर सी आकार का, उसी के अंदर जो पीले रंग का आप देख रहे हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज, जो पीले कलर का आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये पार्ट जो छोटी आंत का ड्यूडनम पार्ट, जिसे ग्रहणी कहते हैं, और इसके अंदर देखिए, ये आप इसके बारे में पढ़ लिए, लीवर के बारे में पढ़ लिए, इसका डक्ट देखिए इसी में आके खुला है, और ये जो आप देख रहे हैं पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय पीले कलर का, ये भी इसी में खुलता है, ये भी इसी में खुलता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ये देखिए पैनक्रियाज,
ये जो पार्ट्स जुडनम है, ग्रहणी, छोटी आंत का पहला पार्ट्स ये, यहाँ फिगर देखिए क्लियर आंतरिक भाग दिखाया गया है। ये जो आप पित्ताशय के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि लीवर से स्रावित जूस, वाइल जूस था, वह देखिए आके ये ड्यूडेनम ही खुला है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं पीले कलर का, जिसे हम पढ़ने वाले अब हैं पित्ताशय, सॉरी अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय। जिसे कि पैनक्रियाज कहते हैं। ये है अग्नाशय। जो पीले कलर का है, पित्ताशय इसका नाम हुआ, ठीक है। ये हुआ अग्नाशय। ये भी देखिए ये ड्यूडेनम में ही खोलती है, यदि छोटी आंत का पहले पार्ट्स में ही खुलता है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन अब आगे करने वाले हैं। तो पैनक्रियाज जूस, अग्नाशय रस, इससे 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं 98% जल होता है। जो 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं उसमें 98% जल और मात्र 2% ही एंजाइम, पाचक एंजाइम होते हैं। मात्र 2% ही पाचक एंजाइम होते हैं। 2% पाचक एंजाइम या एंजाइम। दो परसेंट ही एंजाइम और लवण होते हैं, लवण भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें 98% जल और 2% पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.3 तक होता है। जो अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.8 तक के होता है। 7.5 से 8.3 तक होता है, ठीक है। इसमें पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। इसमें पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं पहले जान लेते हैं। क्योंकि इससे 3 प्रकार के पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। पहला जो है वह एमाइलेज है। पहला क्या है? एमाइलेज, AMYLASE, हिंदी में इसे एमाइलेज ही कहते हैं। लेज, हिंदी में वर्ड सेम है, एमाइलेज। 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं, इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो सभी का नाम पहले हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। पहला जो है एमाइलेज, अर्थात इसे एमाइलेज ही कहते हैं। दूसरा है लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। पहला एमाइलेज और दूसरा है लाइपेज। सेकेंड, थर्ड जो है वह है ट्रिप्सिन। थर्ड क्या है? ट्रिप्सिन है थर्ड। TRYPSIN, ट्रिप ट्रिप्सिन।
तीसरा जो है ट्रिप्सिन। पहला हमने देखा एमाइलेज, दूसरा लाइपेज और तीसरा ट्रिप्सिन। तीसरा क्या देखा हमने? ट्रिप्सिन। चलिए, तो जो एमाइलेज है उसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? ये एमाइलेज करेगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये एमाइलेज। दूसरा जो है लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन। ठीक है। और थर्ड जो है ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो पैनक्रियाज है अग्नाशय रस, उसमें 3 प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं। पहला जो है वह है क्या है? एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो लाइपेज है वह वसा का पाचन करता है और जो ट्रिप्सिन है वह प्रोटीन का पाचन करता है। अर्थात पैनक्रियाज से 3 प्रकार के पाचक रस निकलते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है। हम लोग आगे भी भोजन जो पचते हुए आ रहा है, अगर कुछ वसा बच गया है और कुछ कार्बोहाइड्रेट बच गया है तो वह पूर्ण रूप से यहाँ पर उसे पाचन हो जाना है। इसलिए हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अर्थात पैनक्रियाज से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। पूर्ण पाचक रस, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन यहाँ पर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, ये जो अग्नाशय आप लोग पढ़ रहे थे, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। जो अग्नाशय है इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। मिश्रित ग्रंथि।
ठीक है। क्यों कहा था इसे मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि यह इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। जानते हैं कैसे इंडोक्राइन है और कैसे एक्सोक्राइन है। इंडोक्राइन, फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन के बारे में बताए हैं और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं इंडोक्राइन। दूसरा जो होता है एक्सोक्राइन, यह इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब एक्सोक्राइन क्या होता है, इंडोक्राइन क्या होता है? तो एक्सोक्राइन नलिका युक्त होता है। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग बताएं इसके बारे में, दोबारा इसे कर देते हैं। नलिका युक्त, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे पार्ट 1 तो आपको ये एक्सोक्राइन इंडोक्राइन के बारे में जानकारी पहले ही मिल जाएगी। तो एक्सोक्राइन जो होता है वह नलिका युक्त होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इंडोक्राइन, ये नलिकाहीन होता है, नलिकाहीन होता है। और इतना पढ़ाने के बाद भी यदि कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, वो हम ऑब्जेक्टिव जब बताने लगेंगे उस वक्त भी अगर कुछ पॉइंट छूटा हुआ रहेगा तो हम विस्तारपूर्वक उसे भी कर देंगे। ठीक है। ये देख रहे हैं अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है। इंडोक्राइन नलिकाहीन और यह एक्सोक्राइन नलिका युक्त होता है। तो ये जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग। यहाँ फिगर आप देखिए, चलिए तो नलिका युक्त और नलिकाहीन के बारे में हम लोग बताएं, ठीक है। तो नलिकाहीन मतलब नली नहीं होगा और नलिका युक्त मतलब नली होगा। तो आप देखिए जैसे गॉल ब्लेंडर को देखिए, तो इसमें देखिए क्या नली के द्वारा इसमें स्रावित होता है, तो नलिका युक्त हो गया। और अगर डायरेक्ट इसमें रिलीज हो जाता, जैसे कि हम लोग स्टोमक के अंदर जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़े थे, उसमें कोई नली नहीं था, डायरेक्ट स्टोमक के अंदर रिलीज हो रहा था। लेकिन जो ये है आप देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम का पार्ट देख रहे हैं, इसमें यह अग्नाशय जो देख रहे हैं और यह नली के द्वारा इसमें जुटा हुआ है। उसके बाद नली के द्वारा इसके अंदर अग्नाशय रस आ रहा है, नली के द्वारा अग्नाशय रस आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अग्नाशय जो है नली के द्वारा इसमें अग्नाशय रस का स्राव करता है। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखिए फिगर को, तो आप इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट भी इसके अंदर स्रावित कर रहा, और नली के द्वारा भी है और डायरेक्ट भी इसमें ये रस पहुंचा रहा है। इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसमें इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। यह हार्मोन भी रिलीज करेगा और एंजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है। आप इसको और जानना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो में बताया गया है इसके बारे में, वहाँ जाइए आपको बेहतर मिल जाएगा। तो बाइल जूस के बारे में है। चलिए ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, नलिकाहीन नलिका युक्त समझ में आ गया। अर्थात इसमें क्या है, अग्नाशय नलिकाहीन भी है और नलिका युक्त भी है, अर्थात डायरेक्ट भी मतलब कि रिलीज कर रहा है छोटी आंत में, और यह नली के द्वारा भी जा रहा है, इसलिए इसे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नाम दिया गया है। तो जो एक्सोक्राइन होता है वह एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। जो इंडोक्राइन होता है वह हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन ही निकालता है, और ये जो है एक्सोक्राइन वह एंजाइम निकालता है, ठीक है।
तो ये जो अग्नाशय है 3 प्रकार के हार्मोन निकालता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है वह है इंसुलिन। जिसका स्राव बीटा सेल से होता है। ये सब याद रखिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा आगे भविष्य में। दूसरा जो है ग्लूकेजोन। दूसरा जो है ग्लूकेन 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 इसको पढ़ते हैं, ग्लूकेन। इसका जो स्राव होता है वह अल्फा सेल से होता है। और तीसरा जो है वह है सोमैटोस्टिन। सोमैटोस्टिन तीसरा जो है। इसका स्राव गामा सेल से होता है। ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स हैं, अर्थात हार्मोन निकालते हैं। पहला हमने देखा इंसुलिन, दूसरा देखा ग्लूकोन, और तीसरा देखा हम लोग ये सोमैटोस्टिन। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं लास्ट वाले का, सोमैटोस्टेटिन लास्ट वाले का। चलिए, इसका पता किसने लगाया था कि आप याद रखिएगा, 3 प्रकार के इंसुलिन है, बीटा, अल्फा और गामा। इंसुलिन, ग्लूकोन और तीसरा है सोमैटोस्टिन। लैंगर हैंस ने पता लगाया था। किसने पता लगाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंगर हैंस ने पता लगाया था। इसका पता लैंगर हैंस ने लगाया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? एक है इंसुलिन, ग्लूकेन और सोमैटोस्टिन। तो जो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज करता है। इंसुलिन जो है
ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजेन में चेंज करता है। GY इंसुलिन जो है ग्लूकोज को GLY ग्लाइकोजेन में चेंज करता है, बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ग्लूकॉन जो है ग्लूकॉन ये जो है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी एक दूसरे को अदला बदली करता है। ग्लूकोज में चेंज करता है। इसे भी नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ आपने क्या देखा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज करता है, और जो ग्लाइकोन है जो अल्फा सेल से निकलता है वह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और जो तीसरा है सोमैटोस्टिन, यह स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। क्या करता है, स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ये जो है ये क्या करता है, स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण के बारे में हम आगे भी जानेंगे। ठीक है, स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है कौन, ये जो गामा सेल सोमैटोस्टिन, जो ये हार्मोन्स है। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, बाइल जूस के बारे में पढ़ लिया, अग्नाशय के पढ़ लिया। अब है आतरस, तीसरे प्रकार के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आतरस, STINGUIC, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आतरस। इसमें जो है इरेप्सिन, इसमें बहुत से एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो देखिए, पहला है इरेप्सिन,
पहला क्या है, इरेप्सिन, और सेकेंड है माल्टेज, और क्या है, सुक्रेज, और क्या है, लैक्टेज, क्या देखा, पहला आपने क्या देखा, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, और एक लास्ट लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। तो जो पहला है वह प्रोटीन का पाचन करता है, ये जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। इरेप्सिन, इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो है माल्टेज, ये है माल्टोज का पाचन करता है। क्या करता है, माल्टोज का पाचन करता है। तीसरा है सुक्रोज, सुक्रोज जो है, सुक्रेज जो है सुक्रोज का पाचन करता है। उसके बाद है लैक्टोज, लैक्टेज, यह लैक्टोज का पाचन करता है। और लास्ट जो है लाइपेज, यह जो है वसा का पाचन करता है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो इंटेस्टाइन जूस है, आंत जो है, इरेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, माल्टेज जो कि माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रोज, सुक्रेज जो सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज जो लैक्टोज का पाचन करता है, और लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। इसके बारे में हमने देखा। तो छोटी आंत
में भोजन किस प्रकार से पचता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन इस क्लास में हमने किया। यह पार्ट 4 वीडियो है। ये देखिए छोटी आंत। यहाँ भोजन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बड़ी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे।